नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जुलाई। आज हम बात करेंगे दो एडिटोरियल पे। एक है दैनिक जागरण का, दूसरा है द हिंदू का। सबसे पहले बात करते हैं दैनिक जागरण में जो पब्लिश हुआ है वो शिक्षा से रिलेटेड है, जिसको आप अपने पेपर 2 जो मेंस का है उसके पेपर 2 से शिक्षा एवं स्वास्थ्य वाले जो टॉपिक है उससे आप जोड़ सकते हैं। पहले हम बात करते हैं जो एजुकेशन का एडिटोरियल है उसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि इस एडिटोरियल में क्या बात की गई है। इस एडिटोरियल में सबसे बड़ी जो बात है वो ये बताया गया है कैसे जो सरकारी स्कूल हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं और उसका एजुकेशन सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इसके लिए सबसे पहले जो राइटर हैं उन्होंने यूडाइज की जो रिपोर्ट है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जो शिक्षा मंत्रालय हर साल जारी करता है, उस रिपोर्ट का सहारा लिया है और उसके आंकड़े बताए हैं। इस पूरे आर्टिकल को हम बड़ा आसानी से समझेंगे। मैंने बड़ा इंफॉर्मेटिव या डायग्राम के बेसिस पे मैंने इसका पूरा बना रखा है, मैं इससे आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि क्या राइटर बोलना चाह रहे हैं। राइटर ने पहले बताया कि जो यूडाइज की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2025 और 26 में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें 4791 स्कूल बंद हुए हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उससे क्या रिलेटेड समस्या हैं, तो आप एक समस्या यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। दूसरा जो राइटर ने बताया है वो नीति आयोग की रिपोर्ट बताया है, और नीति आयोग की रिपोर्ट है उसने बोला है कि पिछले एक दशक में 10 वर्षों में 94,000 से ज़्यादा से स्कूल हैं वो सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। और साथ ही साथ जो लास्ट 2 ईयर जो पिछले 2 वर्ष में 86 लाख जो छात्र हैं उन्होंने सरकारी स्कूल को छोड़ा है, सरकारी स्कूल से नाम काट के प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव हुए हैं। ये राइटर अपना डेटा जो एडिटोरियल है उसमें बताते हैं। आप मेंस के जो एग्ज़ाम है उसके उत्तर लेखन में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे 2024-25 में 14.7 लाख स्टूडेंट हुआ करते थे, जो घटकर 2025-26 में 14.66 लाख स्टूडेंट जो स्कूल हैं, सॉरी यहाँ पर स्कूलों की जो संख्या है वो इतने स्कूल बचे। दैट मीन्स कि स्कूलों की संख्या में गिरावट है। आप इस डायग्राम को पेपर 2 में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें राइटर ने कुछ पॉइंट बताए हैं, कुछ मैंने अपने एंड से जोड़ दिए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अभिभावकों का, जो पेरेंट्स हैं उनका विश्वास घटता जा रहा है सरकारी स्कूल पर। एक ऐसी मानसिकता डेवलप हो चुकी है कि जो गरीब है उन्हीं का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इसलिए जो मिडिल क्लास फैमिली है या अपर मिडिल क्लास है वो उस स्कूल में डाल ही नहीं रहा है। तो एक पेरेंट्स में ये एक टेंडेंसी भी बन गई है, उनका विश्वास भी नहीं रहा है सरकारी स्कूल पे कि सरकारी स्कूल में बढ़िया शिक्षा मिलेगी। एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न और कॉज दोनों भी है। इसके साथ ही जो गुणवत्ता है, बार बार आप देखेंगे हर 2 वर्ष में एक असर की रिपोर्ट पब्लिश होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक प्रतिष्ठित रिपोर्ट मानी जाती है। उसमें हर बार बात बोली जाती है कि लर्निंग आउटकम जो है, जैसे क्लास 5वीं का बच्चा जो है वो कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, तो गुणवत्ता का अभाव सरकारी स्कूलों में देखा जा रहा है। तो लर्निंग आउटकम जो है वो बहुत बेहद कमज़ोर है। इसके साथ साथ क्या है, कुछ स्कूलों में जीरो एनरोलमेंट है। जीरो एनरोलमेंट से क्या होता है कि अगर किसी स्कूल में जीरो एनरोलमेंट की जैसी स्थिति बन गई, कोई भी एक भी बच्चा एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि फिर वहाँ की सोसाइटी जो है या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी एक ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि जीरो एनरोलमेंट, दैट मीन्स कि वहाँ पर कुछ भी काम हो ही नहीं रहा है। साथ ही साथ और भी क्या कंसर्न है, क्यों लोगों का जो सरकारी स्कूल ये तो बंद हो रहे हैं या फिर उनका लोगों का एडमिशन नहीं हो रहा वहाँ पर, उसका है एक शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता। शिक्षक, एक तो पहली बात तो जो छात्र से शिक्षक का जो रेशियो है, छात्र शिक्षक अनुपात है, वो जो होना चाहिए, जो मानदंड है उन मानदंड को पूरा नहीं कर पा रहा है। जो एनसीईआरटी के मानदंड है उनको पूरा नहीं कर पा रहा है। दूसरा, जो शिक्षक हैं उनके साथ समस्या ये है कि उनकी जो समय समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए वो नहीं है। अब जब प्रशिक्षण नहीं होता है तो शिक्षक भी अपनी गुणवत्तापूर्ण जो अध्यापन है उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बच्चों में भी वो शिक्षा उच्च गुणवत्ता वाली नहीं मिल पाती है। एक दूसरा और कारण ये है कि अंग्रेजी माध्यम जो है उसका डोमिनेंस होता जा रहा है। प्राइवेट स्कूल जो खुल रहे हैं उनमें अंग्रेजी माध्यम, क्योंकि जो रोजगार है वो अंग्रेजी माध्यम में ज़्यादा अवेलेबल है। जो नौकरियां निकल रही हैं, सारी कंपनियां चाहती हैं कि उनका जो एम्प्लॉई है वो इंग्लिश को बोले, सो दैट वो फॉरेन क्लाइंट से बात कर सके। तो हर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनके बच्चे को बेसिक से ही इंग्लिश आनी चाहिए। तो सरकारी स्कूल पे ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी या तो जो नेटिव लैंग्वेज होती हैं वहाँ की स्थानीय भाषाएं होती हैं उनमें हैं, और कुछ ही सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो अंग्रेजी में हैं। लेकिन इन पूरे सारे तर्कों के बावजूद जो राइटर हैं वो ये बताते हैं कि प्रशासन का क्या तर्क होता है। जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनका तर्क ये होता है कि हम स्कूल को इसलिए बंद कर रहे हैं कि संसाधनों का बेहतर उपयोग करें। लेट सपोज एक एरिया में दो स्कूल हैं, अब एक स्कूल में अगर कोई बच्चा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्कूल को मर्ज कर देंगे, या इसमें अगर कम बच्चे इसमें ज़्यादा, दोनों को मर्ज कर देंगे, सो दैट
दोनों के जो टीचर थे वो एक स्कूल में रहें, सो दैट हम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बेहतर कर पाएँ। तो ये प्रशासन का अपना एक तर्क है। तो आपको पक्ष विपक्ष दोनों लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने इसको पूरा होलिस्टिक वे में आपको बता दिया कि जो बेसिक एजुकेशन में जो स्कूल बंद हो रहे हैं उनका वो क्यों हो रहे हैं, इसमें शासन प्रशासन का क्या पक्ष है, और जो राइटर ने कुछ पॉइंट दिए हैं वो भी। अब बात यह है कि अगर स्कूल बंद हो रहे हैं लगातार तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसका सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि पहली बात तो अनुच्छेद 21A में जो आपको राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है, शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, इसका साफ साफ उल्लंघन है। क्योंकि हो सकता है कि किसी एक गांव के तबके में एक छोटा प्राइमरी स्कूल है और जो एक कोई बच्चा है यहाँ पर वो गरीब और वंचित तबके से है, वो इस स्कूल में जा सकता था, लेकिन अगर ये स्कूल बंद हो गया तो उसकी प्राथमिक शिक्षा ही निगेटिवली इम्पेक्ट हो रही है। ठीक है, तो आर्टिकल 21A जो बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको शिक्षा देनी है, निःशुल्क शिक्षा देनी है, उस पर यह गंभीर सवाल पैदा करता है। दूसरा, सामाजिक असमानता। असल में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कौन थे? जो गरीब वंचित वर्ग से आते हैं, जो समाज के हाशिए पे खड़े हुए हैं, तो उन्हीं बच्चों की तो एजुकेशन मारी जाएगी, उन्हीं की एजुकेशन तो नहीं हो पाएगी। तो सामाजिक असमानता पहले इतनी थी, अब वो गैप बढ़ जाएगा, तो दूसरा इम्पैक्ट आ सकता है। तीसरा, बालिकाओं की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी, क्योंकि लड़कियों को वैसे भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था और अब स्कूल और दूर हो जाएगा, या जो पास का स्कूल था बंद हो गया था उसको दूर तक जाना है, तो हो सकता है कि उसके जो परिवार वाले हैं या जो समुदाय है वो लड़कियों को ना भेजे, तो बालिकाओं की शिक्षा पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये पॉइंट मैंने अलग से जोड़ दिया। इसके अलावा जो ड्रॉप आउट रेट है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि अगर प्राइमरी स्कूल मान लीजिए लेट सपोज 1 से लेकर 5 तक वहाँ पर मौजूद है और 6 से 8 वाले का मर्जर कर दिया और वो नहीं है, तो 1 से 5 के बाद कक्षा 6 में बच्चा नहीं जाएगा, तो ड्रॉप आउट के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ेंगी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्षेत्रीय असमानताएं कैसे बढ़ेंगी कि शहर में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो शहर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो शिक्षा का स्तर है वो बेहतर हो जाएगा, ग्रामीण स्तर पर शिक्षा का स्तर कमज़ोर हो जाएगा। अब जैसे कुछ राज्य जहाँ पर शहरीकरण बहुत कम है, जैसे बिहार हुआ, तो झारखंड हुआ, तो वहाँ पर क्या होगा, शहर और गांव दोनों के बीच बहुत ज़्यादा असमानता हो जाएगी, तो ये क्षेत्रीय असमानताएं हो जाएंगी। दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली में बच्चे की शिक्षा जो है वो प्रॉपर हो पाएगी, लेकिन अगर कोई बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी रिमोट एरिया में बैठा है तो वो नहीं हो पाएगी। तो क्षेत्रीय असमानताएं फैलेंगी, किसी एक प्रदेश के अंदर भी फैलेगी। राजधानी क्षेत्र होगा वहाँ पर ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे और जो दूर रिमोट में होगा नहीं पढ़ेंगे, तो क्षेत्रीय असमानताएं भी बढ़ेंगी। तो बात यह कि इसके क्या उपाय हो सकते हैं, तो राइटर इसके लिए उपाय भी बताते हैं। पहला राइटर जो बताते हैं वो है नवोदय मॉडल। जैसे आप जानते हैं कि नवोदय मॉडल क्या है, नवोदय में बच्चों को फ्री में सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उनको हॉस्टल सुविधा दी जाती है। तो राइटर का कहना है कि नवोदय मॉडल की भांति ही एक स्टैंडर्ड मानक जो है विद्यालयों का निर्माण हो, जो उच्च गुणवत्ता वाले हों। वहाँ पर सारी सुविधाएं भी दी जाएं, जैसे डिजिटल क्लासरूम है, स्मार्ट बोर्ड है, ये सारी सुविधाएं भी दी जाएं, जिससे वापस से लोगों का विश्वास उठे। जैसे नवोदय विद्यालय पे आज भी लोगों का विश्वास है, तो नवोदय विद्यालय मॉडल को हम विस्तारित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो शिक्षकों से बड़ी समस्या है वो ये है कि रेगुलर वे में जो शिक्षकों की भर्ती वो नहीं होती है, वो एक बड़े अंतराल की बात होती है। तो इससे आप क्वालिटी टीचर्स नहीं ले पाते हैं। आप बड़ी 6 से 8 साल बाद एक वैकेंसी निकालते हैं, 50,000 1 लाख, तो अगर हर साल 10-10 हज़ार निकालेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आपको मिलेंगे। साथ ही साथ शिक्षक प्रशिक्षण, ये जो मेन मुद्दा होता है शिक्षक प्रशिक्षण का, जो काम NCERT और SCERT के पास होता है, तो शिक्षक प्रशिक्षण पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इनकी जो रेगुलर ट्रेनिंग है, जैसे प्रशासनिक कर्मचारियों की, अधिकारियों की आईगॉट पे कर्मयोगी पे ट्रेनिंग होती है, ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल होना चाहिए। जो शिक्षा पर व्यय, जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो ये बोलती है कि शिक्षा पर 6% भी व्यय होना चाहिए। जो टोटल खर्च है GDP का, जो 6% शिक्षा पे होना चाहिए। तो ये टारगेट जो अभी है, अभी तो बहुत कम है, तो उसको जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, उसको बढ़ा के 6% किया जाए। साथ ही साथ आधारभूत ढांचे का विकास, जैसे बालिकाओं के लिए टॉयलेट हुआ, स्मार्ट बोर्ड हुए, ठीक है, या फिर खेल कूद की सुविधाएं हुई, ऐसी सुविधाओं का विकास विद्यालयों में की जाए, सो दैट होलिस्टिक जो विकास हो सकता है वो एक बच्चे का हो। तो आधारभूत ढांचे पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प का शुरुआत की गई थी, ठीक है, ऐसे ही शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत अभियान की स्टार्ट की थी, तो आप इनको भी कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक उपाय और राइटर बताते हैं कि जो सह पाठ्यक्रम हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको प्रोत्साहन देना, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, रट्टा वाला सिस्टम नहीं करना है, लर्निंग आउटकम पे ध्यान देना है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, निबंध वाला हुआ, खेल कूद हुआ, या कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई, उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस बात के लिए जो राइटर हैं वो इस एडिटोरियल में आपको सजेस्ट भी करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए।
तो होपफुली आपको जो बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी, जो राइटर ने बताया है, और कुछ मैंने अपने पॉइंट आपको इसमें ऐड करके दे दिए हैं। चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। दूसरा आर्टिकल है जियोथर्मल एनर्जी, जिसको आप पेपर 3 में ऊर्जा वाला जो सेक्टर है एनर्जी, उससे आप जोड़ सकते हैं भूतापी ऊर्जा से। सबसे पहले हम समझते हैं कि भूतापी ऊर्जा क्या है। इस एडिटोरियल को भी मैंने आसान भाषा में बना दिया है सो दैट आपको ये पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाए। सबसे पहले भूतापी ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है। जियोथर्मल एनर्जी को कैसे जोड़ेंगे, जैसे जियो हुआ और थर्मल हुआ, तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, थर्मल मतलब ताप। दैट मीन्स पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी और ताप, उससे जो उत्पन्न ऊर्जा है वो है जियोथर्मल एनर्जी। आसान भाषा में समझ गए आप। अब बात आती है कि जियोथर्मल एनर्जी बनी कैसे है। तो बनी ऐसे है कि इसके दो कंपोनेंट, एक होता है रेजिडुअल हीट, दूसरा होता है रेडियो एक्टिव जो डिके होता है। रेजिडुअल हीट का मतलब क्या है, जो जब पृथ्वी बन रही थी 4.5 अरब वर्ष पूर्व, तो जो उस वक्त पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी ट्रैप हो गई, क्योंकि जब आप जानते हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, नेबुला से हुआ। नेबुला क्या था, तारा था, पूरा गैसीय वायुमंडल से भरा हुआ तारा था, और जहाँ पे जो हाइड्रोजन या हीलियम जो है वो लगातार नाभिकीय संलयन वगैरह से जल रही है। तो वो जो जब नेबुला से छल्ले से बाहर निकला और ग्रहों का निर्माण हुआ, तो जो अंदर एनर्जी ट्रैप रह गई वो है रेजिडुअल हीट। दूसरा क्या है, आप जानते हैं क्रस्ट और मेंटल के बीच में रेडियो एक्टिव वाली आपको जो सरफेस मिलती है, जहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल रहता है। तो क्रस्ट एवं आंतरिक परतों में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो लगातार आपस में जो केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, और उनकी वजह से जो ऊर्जा का निष्कर्षण हो रहा है। तो इन दो वजहों से जो पृथ्वी के अंदर जो ताप उत्पन्न हो रहा है, ये जो ऊर्जा जब बाहर आती है तो उसी को ऊर्जा को भूतापी बोलते हैं। अब बात है कि इस भूतापी ऊर्जा को निकालते कैसे हैं। इसका तरीका ये है कि जब आप पृथ्वी की सतह पर ड्रिलिंग करते हैं, बड़े बड़े कुएं बनाते हैं, तो जब कुएं बनाते हैं तो अंदर जो फंसी हुई स्टीम है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल जब जल रहा है तो जो वहाँ पर जो वाटर वेपर होगी, जो स्टीम है तो या पानी है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया या गर्म पानी में हुआ। तो ये जब बाहर निकलता है, तो स्टीम अगर बाहर निकली, गर्म पानी बाहर निकलेगी, तो हम बाहर टरबाइन लगा देंगे। तो इस स्टीम से जो टरबाइन जब घूमती है तो उससे बिजली निर्माण होता है। और जब बिजली निर्माण हो जाएगी तो टरबाइन में पहले तो स्टीम गई थी, तो उधर से क्या निकलेगा, ठंडा पानी। तो जो बचा हुआ पानी निकला, क्योंकि स्टीम जब अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर देगी तो आपको पता है कि लास्ट में क्या बचेगा, पानी बचेगा। तो पानी को वापस से हम पृथ्वी के अंदर डाल देते हैं। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है, आप इसको एक डायग्राम के फॉर्म में भी बता सकते हैं एग्जाम में। तो ये जियोथर्मल का एनर्जी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी हाल में क्या हुआ कि जो पुगा घाटी है लद्दाख में, वहाँ पर भारत के पहले सबसे गहरे कुएं का उद्घाटन किया गया, जो जियोथर्मल जो कुआ है उसका, ओएनजीसी के द्वारा। तो 1 किलोमीटर गहरा है और 1 मेगावाट काफ़ी कम एनर्जी होती है, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट भी मान सकते हैं, एक शुरुआत मान सकते हैं। तो इसका एक उद्घाटन किया गया कि जियोथर्मल एनर्जी आगे भविष्य की ऊर्जा हो सकती है। अब बात करते हैं, जो राइटर बताते हैं कि इसका महत्व क्या है। पहले तो इंपॉर्टेंस समझिए कि इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात तो ये क्लीन एनर्जी है, क्योंकि ये जो ज़मीन से जो ऊर्जा निकल रही है उसमें कोई भी इमिशन नहीं हो रहा है, तो क्लीन एनर्जी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जैसे लद्दाख में ये चीज़ कुआं बनाया गया, तो लद्दाख उस क्षेत्र में ये कार्बन न्यूट्रल बनाने में बड़ा मदद करेगा। साथ ही साथ भारत का जो नेट जीरो उत्सर्जन का जो टारगेट है 2070 तक का, उसमें मदद करेगा, क्योंकि भाई इमिशन भी नहीं है और क्या बोलते हैं, क्लीन एनर्जी है। तो इससे आपकी जो एनर्जी आपने बोला है कि 2070 तक आप नेट जीरो इमिशन करेंगे, उसमें मदद मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंस ये कि सतत मिलने वाली है, कंटिन्यूस पृथ्वी से निकल रही है। ऐसा नहीं जैसे सोलर एनर्जी में क्या है कि अगर बादल आ गए या रात हो गई तो आपको सौर ऊर्जा नहीं मिलेगी, लेकिन ये कंटिन्यूस 24/7 और 365 डेज मिलने वाली ऊर्जा है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम ऐसे सोर्सेज को और ढूंढें। साथ ही साथ क्या है, स्वच्छ ऊर्जा की बात हमने बताई दी आपको। दूसरा क्या है, कम जगह की जरूरत। ये जैसे सोलर एनर्जी के लिए क्या है कि आपको ये हो सकता है कि बहुत सी बड़ी ज़मीन पे आपको सोलर पैनल लगाने पड़े, ठीक है, तो उससे क्या है एक बड़ी मात्रा में लैंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए कम जगह है, क्योंकि जहाँ पर जो ड्रिलिंग की जिस कुएं की गई है उतनी ही जगह चाहिए, ठीक है। तो कम जगह की ज़रूरत है, कम फुटप्रिंट की ज़रूरत है, और आप ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा पा सकते हैं। इसके लिए राइटर एक आइसलैंड का मॉडल समझाते हैं, एक केस स्टडी बताते हैं कि आइसलैंड में क्या हुआ। आइसलैंड में भी जब एक समस्या हो रही, जब पेट्रोलियम की समस्या चल रही थी 1970s वाले दौर में, तो जब आइसलैंड तक पेट्रोलियम नहीं पहुंच पा रहा था, तो वहाँ के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस चीज़ को समझा और जाना कि हमारे पास जब हमारे पास क्लीन एनर्जी मौजूद है तो हम क्यों पेट्रोलियम पे जाएं। तो आइसलैंड का मॉडल जो राइटर हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आइसलैंड में 65% जो ऊर्जा है वो भूतापी जो जियोथर्मल सोर्सेस हैं वहाँ से मिलती, भूतापी स्रोतों से मिलती है। अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जियोथर्मल में जो
देशेस हैं उनके क्या क्या रैंकिंग है, तो यूएसए सबसे ज़्यादा जियोथर्मल प्रोड्यूस करता है, उसके बाद इंडोनेशिया करता है, ठीक है, उसके बाद फिलीपींस करता है। ये फिल्म्स में एक क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में ये है कि भारत में जो जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक भूतापीय एटलस, जियोथर्मल एटलस का निर्माण किया था। वहाँ पर उन्होंने भारत में 381 साइट्स को चिन्हित किया और बोला कि भारत के पास जो एस्टिमेटेड पोटेंशियल है, जो संभाव्यता है, संभाव्यता हिंदी में बोलते हैं संभाव्यता, ठीक है, संभाव्यता, वो 10.6 गीगावाट की है। और जबकि हम अभी बात क्या कर रहे हैं 1 मेगावाट की। दैट मीन्स हमारी संभाव्यता जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। तो ये जो जीएसआई ने बताया कि 10.6 वाट की जो एस्टिमेटेड पोटेंशियल है, हमारे पास इतनी साइट्स हैं, लेकिन हम ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हैं, हम इतनी क्लीन एनर्जी को पा क्यों नहीं पा रहे हैं? तो इसकी कुछ चुनौतियां हैं, इसकी वजह से हम उस जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या क्या मेन चुनौतियां हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 1 किलोमीटर गहरा कुआं खोदना है या उससे ज़्यादा, तो 1 किलोमीटर गहरा कुआं खोदने का मतलब समझ रहे हैं, आपको कितने ड्रिलिंग इक्विपमेंट उस साइट पे चाहिए होंगे, कितना नीचे तक लेके जाना है, तो और उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल जो पूंजी है वो कैपिटल वो नहीं है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, इसलिए कंपनियां उधर की ओर नहीं जाती हैं। दूसरा, तकनीकी चुनौतियाँ, इतने गहरे कुएं खोदने के लिए जो टेक्निक्स चाहिए, जो भारत के पास उतनी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, ये एक बड़ी सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत अपने के पास अपनी इंडिजिनियस ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो कॉस्ट इफेक्टिव हो। साथ ही साथ जो एडवांस 3D सर्वेक्षण, जैसे जो जीएसआई ने एटलस बनाया है वो 3D नहीं है, 2D सर्वेक्षण है, ठीक है, 2D सर्वे। तो हमें जैसे 3D सर्वे अगर मिलेगा तो हमारे पास ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कौन सा एरिया ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। साथ ही साथ जो ये प्रोजेक्ट होते हैं वो रिमोट लोकेशन पे होते हैं, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी मिलती कहाँ पर, जहाँ पर दो प्लेटें जैसे लेट्स से वो टकरा रही हैं, जहाँ पर क्रस्ट की जो चौड़ाई है वो कम हो गई होगी, तभी तो वहाँ से गीजर निकलेगा ना। आप जो हॉट गीजर की बात कर रहे हो वो क्या है, जियोथर्मल एनर्जी तो है। तो जहाँ पर क्रस्ट की, जैसे लद्दाख में क्या है, यूरोशियन प्लेट और इंडियन प्लेट अगर दोनों एक दूसरे से टकरा रही हैं तो क्या हो रहा है, एक प्लेट नीचे जा रही है, तो एक प्लेट जब नीचे जा रही है तो उसकी क्रस्ट की चौड़ाई जो है वो कम होती जा रही है। तो वहाँ पर सब संभावना होती है कि जो नीचे की जो भूतापी ऊर्जा है वो ऊपर तक आए, तो फिर आपको कुआं जो है छोटा खोदना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश में खोदने चले जाएंगे तो आप कुआं ही खोदते रह जाएंगे, ठीक है। तो रिमोट लोकेशन पे होते हैं तो वहाँ पर पूरा इक्विपमेंट पहुँचाना, सब कुछ सारा काम करना, एक साइट का निर्माण करना एक बहुत कठिन काम है। एक सबसे बड़ा चुनौती ये है कि राष्ट्रीय नीति नहीं, अभी हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं है कि हम जिस पे काम करेंगे। जब पॉलिसी नहीं है तो फिर कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा क्यों? तो राष्ट्रीय नीति का एक अभाव है, ये एक बड़ी चैलेंजेस हैं, ये राइटर ने पॉइंट आउट किए हैं। अब उपाय क्या है, राइटर साथ में उपाय बताते हैं कि सबसे पहले तो राष्ट्रीय नीति बना दो। कोई देश जियोथर्मल पे काम करना चाह रहा है तो उसकी एक पॉलिसी तो होना चाहिए कि कैसे आपको इसको इनकरेज करना है। साथ ही साथ राइटर बोलते हैं कि देखो सरकारी से तो हो नहीं पाएगा, PPP मॉडल लेके आओ, जहाँ पर निजी क्षेत्र का पैसा हो और जो सरकारी क्षेत्र है वो रिस्क टेकर के तौर पे हो। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय साझेदार, जैसे आइसलैंड का मॉडल है तो आइसलैंड से आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझो और उनको इम्प्लीमेंट करो। साथ ही साथ इस क्षेत्र में R&D को प्रोत्साहन करना पड़ेगा, ONGC को आपको R&D के लिए पैसा देना पड़ेगा कि वो ड्रिलिंग कर पाए, GSI को आपको पैसा देना पड़ेगा सो दैट वो सर्वे कर पाए, जिससे पता चल पाए कि इंडियन की क्या क्या कौन कौन साइट पे है। अब इसमें एक आपका होमवर्क ये है कि एक मैप ड्रॉ कर लेना, जो आपको इंटरनेट मिल जाएगा, कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी साइट हैं जहाँ पर भूतापी जियोथर्मल एनर्जी के सोर्सेज हैं, सो दैट अगर पेपर में आता है तो एक आप डायग्राम बना सकें, सो दैट आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाए। होपफुली आपको ये दोनों एडिटोरियल समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।